जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द लॉ गाइड। और आप सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि अभी तक आपने यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट पेपर का, और आज हम लोग यूनिट 4 पे आ चुके हैं। और मैं आप लोग को एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर अभी जो है हमारा जो फोकस है उसको अच्छे नंबर से पास करने का है, ना कि हम बहुत डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं। उसका सिर्फ एक कारण ये है क्योंकि समय कम है, और जो भी हमारे भाई लोग या बहन लोग जितने भी लोग हैं और उसको अभी उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो इस वक्त सिर्फ एक ही फोकस है कि आप उसको अच्छे से क्लियर कर लें। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा डेप्थ में जाएं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो ये वीडियोस हैं, इन वीडियोस को आपको मैंने पहले भी बताया था, इसका बेस्ट तरीका ये है कि एक या दो बार आप इसको सामने सामने आराम से बैठ के देखिए। उसके आप हेडिंग्स लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जब आंसर लिखेंगे तो वहां पे हेडिंग्स की जरूरत होगी और उसको एक्सप्लेन करना होगा। और बाकी का टाइम आप इसको मैक्सिमम टाइम जितना हो सकता है उसको मॉर्निंग वॉक करते समय या कुछ भी आप अपना काम कर रहे हैं उस टाइम पे सुने उसको। लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। जब 2 3 4 बार आप सुनेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट और वो उसमें क्या लिखना है ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से ये प्रेजेंटेशंस बनाई गई हैं। इसमें हेडिंग्स और ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के डाली गई हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4, देखिए, इसके बाद ये अपना पेपर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग आ जाएंगे जो हमारा सेकंड पेपर है, जिसको कहते हैं अपना, अगर हम यहाँ पे देखें, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे, और उसको भी हम लोग बहुत ही बिल्कुल इसी तरीके से एक एक चैप्टर को हम लोग पूरा एक एक जो यूनिट्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर देखिए, एक कॉन्सेप्ट ये भी चलता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप 2 यूनिट पढ़ लीजिए और उससे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जितने भी यूनिट्स हैं उसको पूरा एक बार पढ़ना पड़ेगा। पूरा का पढ़ने का मतलब यह है कि उनको एटलीस्ट जो उसमें मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जो हम लोग इन प्रेजेंटेशंस में जो आपको दिखा रहे हैं, ये मेन मेन कॉन्सेप्ट जरूर उसमें कवर कर रहे हैं, ताकि आप कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा और आप उसको बड़े आराम से कर लें, ठीक है। तो ये गलती ना करिएगा कि आप सिर्फ 1 या 2 यूनिट पढ़ के आप जा रहे हैं। एटलीस्ट ये वीडियोस आप देख लीजिए, पढ़ने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो हम लोग यूनिट 4 पे आते हैं। यूनिट 4 देखिए, अगर हम इसमें देखें तो बेसिकली है क्या कि जस्टिस एंड कंटेम्पररी इश्यूज हैं, थियरीज ऑफ जस्टिस हैं। और बहुत है, अगर आप देखें तो इसमें काफी ऐसी चीजें हैं कि जो आपने इसके पहले सुना होगा, जैसे सिविल लॉ हो गया, या हम लोग क्रिमिनल उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उन चीजों को बात करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, तो ध्यान से सुनिएगा। तो अभी अगर हम देखें तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय जस्टिस, डिस्कस द सिविल जस्टिस सिस्टम। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसके ऊपर नोट्स लिखने को आता है, तो इसको एक बार हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है बेसिकली, राइट। So introduction to the justice. Justice is basically the foundation of a harmonious society, or the concept of justice is as old as origin and growth of human society itself. The social nature of man demands that he must live peacefully in society. While living so, he experiences a lot of conflicts of interest, expects rightful conduct on the part of others. This is the reason why Salmon and Rospound have emphasized the importance of justice in their definitions of law. According to Blackstone, who is also a jurist, justice is a reservoir from where the concept of right, duty, and equity evolves. Salmon further has given his opinion that every man wants other to be righteous and just towards him. He himself being selfish by nature may not be reciprocal in responding justly. This is why some kind of external force is necessary for maintaining an orderly society. For Salmon, without justice, an orderly society is unthinkable. So the concept of justice became more conspicuous with the growth of a state which ensures justice to its people through the instrumentality of law. As the law grew and developed, the concept of
justice also expanded its tentacles into different spheres of human activities. Thus, for example, today we have civil justice, criminal justice, economic and social justice, distributive justice, and so on. तो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें अलग अलग लोगों का जो मैंने अभी आपको बताया है, सैलमैन का या रॉस्पाउंड का, ब्लैकस्टोन जी का, सैलमैन जी का, तो इनका ओपिनियन जरूर लिखिएगा कि ये क्या समझते हैं इससे। और मैं इसीलिए इसको पूरा इंग्लिश में आपको बहुत बता रहा हूं ताकि आप इस चीज को एज इट इज अगर हो सके तो आपको याद हो जाए और आप लिख सकें। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट इंश्योर्स द राइटफुल कंडक्ट, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। राइट, कुछ हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव था कैसे ये इवॉल्व हुआ जस्टिस, जैसा अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात की। तो आप ये चाहें तो आप इसको हेडिंग्स भी बना सकते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ जस्टिस, ओरिजिन एंड ग्रोथ अलोंगसाइड ह्यूमन सोसाइटी, जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी ग्रो हुई वैसे वैसे ये जस्टिस भी ग्रो हुआ। और द रोल ऑफ लॉ, सैलमन एंड रॉसपाउंड जो उनका व्यूज था ऑन जस्टिस, उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एंश्योरिंग जस्टिस थ्रू लॉज, एक्सपेंशन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, सिविल, क्रिमिनल, इकोनॉमिक, सोशल, ये सारी चीजें थी। And concept of justice definition, creation and protection of legal rights of the people who are living in the society, right? And legal rights recognized and enforced by the state, जिसको state ने मान्यता दी हुई है, अप्रूव किया हुआ, रिकॉग्नाइज किया हुआ है, एंड एनफोर्स किया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल जस्टिस। आप इसमें अगर आप देखें, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने देखा, द इमीडिएट ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ आर द क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लीगल राइट। ए राइट in the strict sense of the term is the capacity residing in a man of controlling, with the assent and assistance of the state, the action of others. In jurisprudential terms, legal rights are recognized by law and enforced by the power of a state. These rights are enforced through administration of civil justice, which consists in the enforcement and protection of right as opposed to punishment of wrongs. The right to be enforced through administration of civil justice may either be primary rights or secondary rights. Right? अब यहां पे हम लोग देखते हैं what is the primary and sanctioning right. Right? Primary rights, no violation of another right. यानी प्राइमरी राइट्स आर दोज राइट्स विच डू नॉट हैव द वॉयलेशन ऑफ अनदर राइट, यानी वो किसी और के अधिकार का हनन नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड, सैंक्शनिंग राइट इज वन विच अराइजेस आउट ऑफ द वॉयलेशन ऑफ अनदर राइट। ठीक है, ये विच अराइजेस आउट ऑफ द वॉयलेशन ऑफ अनदर राइट, जब दूसरे का हनन होता है उसी टाइम पे दूसरा राइट निकलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेमेडियल राइट बिकॉज इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस कॉन्सिक्वेंटली टू अ वॉयलेशन ऑफ अ प्राइवेट राइट, क्योंकि किसी जब दूसरे राइट का वॉयलेशन होता है तभी ये आते हैं, यानी एक तरीके से रेमेडियल राइट्स हैं। दस वंस राइट नॉट टू बी लेबल्ड और असॉल्टेड इज अ प्राइमरी राइट, बट राइट टू ऑब्टेन पेक्यूनियरी कंपनसेशन ऑन बीइंग labeled or assaulted by some other person is a sanction right. Again, a right fulfillment of contract is a primary right, but right to recover the damages for its breach is a sanction right. Right? अगर रेमेडियल राइट की बात करें तो सैंक्शन राइट है, जो किसी के राइट्स को वायलेशन करने के बाद जो उसकी रिकवरी या रेमेडी दी जाती है, दैट इज बेसिकली सैंक्शन राइट। और प्राइमरी राइट होता है कि जहां पे कोई वायलेशन नहीं हो रहा है किसी और के राइट का। ठीक है, now the enforcement of primary right basically is called the specific performance, right, wherein the defendant is compelled to do the very act which has been agreed upon to be done. For example, paying a debt, performing a contract, restoring wrongful taken property. It may also include refraining the defendant from committing or continuing nuisance or trespass, or to repay money received by mistake or obtained by fraud. In case of sanctioning right or remedial right, the purpose may be either imposition of the pecuniary penalty upon the defendant for the wrong which he has committed, right, or providing the compensation, pecuniary compensation to the plaintiff for damages suffered. ठीक है,
इन द फॉर्मर यानी कि जो पेक्यूनियरी पेनल्टी की बात हो रही है, इज पेबल टू द स्टेट विच इन द लेटर द पेक्यूनियरी कंपनसेशन इज पेबल टू द प्लेंटिफ whose right is violated or to whom the injury is caused। अब ये ध्यान रखिएगा, जहां पे ये डिफेंडेंट की बात हो रही है या प्लेंटिफ की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये टर्म्स यूज हो रहे हैं। डिफेंडेंट का मतलब हो गया कि जो आप इस तरीके से समझे, प्लेंटिफ जो मेन व्यक्ति है जिसके राइट की बात हो रही है, डिफेंडेंट जो उसके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, एक अदर पर्सन जिसकी बात हो रही है वो डिफेंडेंट है यहाँ पे। ठीक है, right? Types of sanctioning right: restitution and penal redress। The right to reserve pecuniary compensation or damages from the wrongdoer, जिसने गलत किया है, may be divided into two parts: restitution and penal redress as regard the injured party। Plaintiff, these these two are the same in their nature and operation, but with reference to wrongdoer, defendant, they are very different। In restitution, the defendant is compelled to give up, restore the pecuniary value or some benefit which he has wrongfully obtained by causing damage to plaintiff। ठीक है। The penal redress, on the other hand, involves not only restoration of all benefits which the wrongdoer has derived from his wrongful act, but also a full redress for the plaintiff loss। Thus, in case of penal redress, compensation has a double aspect, namely from the point of view of plaintiff, it is a compensation and nothing more, but from the defendant's point of view, it is penalty imposed upon him for his wrongdoing। जो उसने गलत किया है डिफेंडेंट ने, यानी दूसरे पर्सन ने। ठीक है, तो दोस्तों ये अगर हम देखते हैं जो इसका समरी अगर थोड़ा सा देखें तो की कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस और सिविल जस्टिस सिस्टम, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि सोसाइटी में जो जस्टिस है, न्याय है, और एक हारमोनियस चीजें बनी रहें और लोग जो है उसका प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करते रहें। ठीक है, तो आज जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें हम लोगों ने सिविल जस्टिस की बात करी है, और उसमें भी हम लोगों ने बात की है कि वो प्राइमरी हो सकता है या सैंक्शनिंग राइट हो सकता है। प्राइमरी राइट्स क्या होते हैं, सैंक्शनिंग राइट्स क्या होते हैं, और उसमें भी अगर आप देखें तो हम लोगों ने जो बात की है इसके बारे में, उसको भी हम लोगों ने थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि सैंक्शनिंग राइट कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इसको हेडिंग बना करके प्रॉपर इसको लिखिएगा, एक्सप्लेन करिएगा। राइट, अगर आपको कुछ भी लगता है कि सिर्फ इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो रही तो आप बताइएगा, कमेंट में जरूर डालिएगा, तो मैं उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। लेकिन अभी फॉर टाइम बीइंग यहाँ पे इंग्लिश हम लोग लेकर के चल रहे हैं। रीजन सिर्फ इतना है कि टाइम कम से कम लगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग कवर करें। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर, डिस्टिंक्शन एंड क्रिटिसिज्म इसके क्या है उसको लेकर के जो बात होती है। तो एक चीज तो पहले, जो जस्टिस क्या है, सिविल जस्टिस अभी हम लोगों ने सुना था, क्रिमिनल जस्टिस क्या है, इन तीनों चीजों का भी हम लोग इंटररिलेटेड किस तरीके से है इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। अब सिविल जस्टिस की हम लोग बात करें बेसिकली, तो इट्स बेसिकली इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स बाय द स्टेट्स फिजिकल फोर्स। नेचर क्या है इसका, रेमेडियल है, लोगों को रेमेडी प्रोवाइड करना। पर्पस क्या है, रिड्रेस एंड रेस्टिट्यूशन फॉर ब्रीच ऑफ प्राइवेट जस्टिस, जो किसी व्यक्तिगत के अधिकारों को अगर कहीं पे है तो उसको एक तरीके से सॉल्यूशन देना। एग्जांपल्स, डैमेजेस इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी ने किसी के साथ धोखाधड़ी की, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और राइट्स। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस में अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ राइट्स बाय पनिशिंग रॉन्ग्स, किसी ने कुछ गलत किया हुआ है तो उनके उसके अगेंस्ट में उसको पनिश करना। नेचर क्या है इसका, रिट्रिब्यूटिव है। पर्पस, पनिशमेंट ऑफ द रॉन्ग डूअर एंड एग्जांपल इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन्स, जेल हो सकती है या फिर उनको दोनों हो सकती है, जुर्माना हो। थोड़ा सा देखते हैं इसको क्या है सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस। सिविल जस्टिस जनरली मीन्स the maintenance of rights by enforcing the rights by the physical force or of the state. Civil justice is remedial in nature, right?
Civil justice is remedial in nature. It gives to a person injured by a breach of private justice be deserves by way of redress such as damages in breach of contract or restitution, return of specific goods or right. While criminal justice generally means maintenance of right by punishing wrong by way of physical force of the state, criminal justice is retributive and not remedial in nature. In case of criminal justice, the person injured by violation of private justice does not get anything. It is only the wrongdoer who gets the punishment. Now, दोनों में अंतर क्या है सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस में? The violation of rights or non-performance of duty may result in an injury or wrong, right? जब हम किसी के कह लीजिए कि अधिकारों का या कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिम्मेदारी से करनी थी, जो ड्यूटीज करनी थी, जब वो नहीं करती हैं, कुछ गलत होता है, then wrong may be either civil or criminal. A civil wrong gives rise to civil liabilities and is therefore dealt with by a civil court. A criminal wrong gives rise to criminal liability and is dealt with by a criminal court. Thus, one common element of civil and criminal justice is that there must be a wrong before justice is administered. कुछ गलत होना चाहिए तभी उस पे justice होगा. But apart from this, there are some distinction between civil and criminal justice. कुछ हैं differences, जिसमें पहला है first and basic distinction between civil and criminal wrong lies in legal consequences of acts. A successful civil proceedings results in a decree for the enforcement of claim for payment of debt, award of damages, injunction, restitution, specific performance, etc. A criminal proceeding results in infliction of punishment from a fine, sentence of death, a binding over to keep the peace or release upon probation after admonition. However, there are instances of realization of money, penal actions like imposition of penalty and imprisonment, where civil and criminal proceeding may have a similar result. राइट अब इसमें सैलमन ने भी कुछ दिया था, सैलमन का लॉ था, एक डिस्टिंक्शन के बारे में उन्होंने बताया था. अनदर डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इज बेस्ड ऑन देयर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, सैलमन वाज ऑफ द व्यू दैट ऑब्जेक्ट ऑफ सिविल प्रोसीडिंग इज टू एनफोर्स राइट. ध्यान दीजिएगा, सिविल प्रोसीडिंग इज टू एनफोर्स राइट व्हाइल द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज टू पनिश रॉन्ग. ठीक है, सिविल का मतलब ही है कि वो एक राइट्स को एनफोर्स करना, और क्रिमिनल का मतलब है जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए. ही ऑब्जर्व इन अ सिविल प्रोसीडिंग द प्लेंटिफ क्लेम्स अ राइट एंड द कोर्ट सिक्योर्स इट फ्रॉम बाय पुटिंग प्रेशर अपॉन द डिफेंडेंट, यानी जो दूसरा व्यक्ति है, टू दैट एंड. इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्लेंटिफ, ये ध्यान रखिएगा, यहां दो लोगों की बात होती है, एक मेन व्यक्ति जो प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट का मतलब जो अनदर है, दूसरा जो कह लीजिए कि गलत कर रहा है, रॉन्ग डूअर जो है एक तरीके का, और प्लेंटिफ जो है वो व्यक्ति जिसके साथ गलत हो रहा है. इसको इस तरीके से समझिएगा. इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑन द अदर हैंड द प्रोसिक्यूटर क्लेम्स नो राइट बट एक्यूजेस द डिफेंडेंट ऑफ अ रॉन्ग. ही इज नॉट अ क्लेमेंट बट एन एक्यूजर. नो डाउट देयर इज सम ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट. राइट, क्रिटिसिज्म क्या था इसका? क्रिटिसिज्म ये था कि डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस in terms of their objects is more or less true, but Salmon distinction has been criticized on following three grounds. पहला था, Salmon has otherwise held that rights and duties are correlative and disregard to each right would be breach of a duty. Second था, punishment is not always the object in a criminal proceeding. ठीक है. Further, a wrongdoer may be given only a warning also. थर्ड था इसमें, punishment is not absent in all civil proceedings. There are instances where defendant is punished under a civil proceeding. जिसने गलत किया है कई बार उसको सजा मिली भी है सिविल में भी. फॉर एग्जाम्पल, पेक्यूनियरी पेनाल्टी पेबल टू स्टेट, ग्रांट ऑफ डैमेजेस विद ऑब्जेक्ट टू पनिश द डिफेंडेंट एंड डिसओबीडियंस ऑफ इंजंक्शन एक्सेट्रा. ठीक है, तो आप मेरे ख्याल समझ पा रहे होंगे, जो प्लेंटिफ की बात हो रही है वो व्यक्ति है जिसके साथ गलत हो रहा है, डिफेंडेंट वो व्यक्ति है जो उसके साथ गलत कर रहा है. ये लीगल टर्म्स हैं जो यूज होते हैं. ब्लैकस्टोन का कुछ व्यू था इसमें. ब्लैकस्टोन का कहना था, ब्लैकस्टोन डिवाइड्स रॉन्ग इन प्राइवेट एंड पब्लिक.
उन्होंने दो में इसको डिवाइड किया था, प्राइवेट और पब्लिक में। प्राइवेट रॉन्ग इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट और सिविल राइट्स बिलोंगिंग टू इंडिविजुअल्स कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल्स एंड देयरफॉर frequently termed civil injuries. Public wrong, he says, is a breach and violation of public rights and duties which affect the whole community. ठीक है, शॉर्ट में अगर कहें प्राइवेट रॉन्ग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट राइट्स, किसी के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन। पब्लिक का मतलब ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज, जो क्राइम्स होते हैं जो एक कम्युनिटी को इंपैक्ट करते हैं, राइट। एंड डिस्टिंग्विश्ड बाय द हैशर appellation of crime and misdemeanors. For the reason stated above, Blackstone distinguishes civil and criminal justice on the basis of distinction between civil injuries and crimes. Holland has adopted the same basis of distinction between civil and criminal justice. तो क्रिटिसिज्म ध्यान रखिएगा, नॉट ऑल पब्लिक रॉन्ग्स आर क्राइम्स, नॉट ऑल क्राइम्स आर पब्लिक रॉन्ग्स, सम एक्ट्स आर बोथ क्राइम्स एंड सिविल रॉन्ग्स। अब यहां पे जो था, अगर देखें, ऑल पब्लिक रॉन्ग्स आर नॉट क्राइम्स, ऑल पब्लिक wrongs are not crimes. क्या मतलब है? It has been argued that all public wrongs are not crime. For example, refusal to pay tax to the state, ठीक है, causing obstruction in a public highway. These are definitely wrongs, but cannot be termed as, इनको crime नहीं बोला जा सकता, ठीक है। दूसरा था कि all crimes are not public wrongs. It is a true that all public wrongs are not crimes. It is also true that all crimes are not public wrong. For example, stealing money from the pocket of some other person is a crime, but not a public wrong. क्राइम तो है किसी के पॉकेट मारना या किसी का पर्स चोरी करना, बट पब्लिक के लिए वो रॉन्ग नहीं है। अगेन इन सर्टेन क्राइम्स, एग्जांपल एडल्ट्री प्रोसीडिंग्स कैन बी स्टेटेड बाय द पर्सन रॉन्ग एंड नॉट बाय द स्टेट, ऑल्दो इट इज अ क्राइम। जो एडल्ट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं उस केस में उसको बाय द पर्सन वो रॉन्ग तो है, लेकिन फिर भी उसको क्राइम नहीं बोलते। द सेम, उसके बाद देखें, मे बी क्राइम एज वेल एज रॉन्ग ऑल्सो, कुछ ऐसी हर एक्ट्स होते हैं। इन सर्टेन केसेस बोथ पेनल एंड कंपनसेटरी रेमेडीज में बी अवेलेबल बिकॉज दैट पर्टिकुलर एक्ट इज अ क्राइम एज वेल एज रॉन्ग। ए मैन इंजर्ड बाय अ लाठी, एक व्यक्ति को अगर लाठी से इंजर किया गया, तो इसमें क्या हो रहा है, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल फॉर गेटिंग कंपनसेशन और क्रिमिनल फॉर पनिशिंग द रॉन्ग, दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे, दोनों ही हो रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्यूज के अगेंस्ट में दोनों ही चीजें लगेंगी। ए थीफ मे बी आस्क्ड टू रिस्टोर द स्टोलन प्रॉपर्टी इन एडिशन टू द पनिशमेंट अंडर पीनल कोड, ठीक है। ये तो ब्लैकस्टोन का व्यू था। ऑस्टिन ने भी इस पे अपना व्यू दिया था। ऑस्टिन ने कहा था सिविल इंजरीज sanction enforced at discretion of the injured party. Austin distinguishing between the civil and criminal justice on the basis of the question whether the proceedings are public, started by the state, or private, started by the individual. To quote his word, when the wrong is a civil injury, the sanction is uh, enforced at the discretion of the party whose right has been violated. भाई जिसके साथ हुआ है उसकी सहमति से या उसके द्वारा इसको सजा होनी चाहिए। Where the wrong is a crime, the sanction is enforced at the discretion of the sovereign. और अगर वो क्राइम है तो उसके लिए जो संप्रभुता या जो स्टेट के द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं उसके द्वारा उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो इसीलिए लिखा हुआ, अगर आप देखें, सिविल इंजरी सैंक्शन एनफोर्स एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंजर्ड पार्टी, जिसके साथ घटना घटी। क्राइम है तो सैंक्शन एनफोर्स एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोवरेन। क्रिटिसिज्म इसमें कुछ किया गया, नॉट ऑल केसेस एनफोर्स बाय द सोवरेन आर क्राइम्स। इसमें कई सारी ऐसी चीजें दी गई कि जहां पे ये बोला गया ऑल द केसेस वेयर सोवरेन हैज टू एनफोर्स द डिस्क्रिप्शन आर नॉट क्राइम। एग्जांपल रिफ्यूजल टू पे टैक्स, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पब्लिक हाईवे, ये सारी चीजें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये गलत तो है ही। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन ऑल केसेस which can be called as crimes sovereign should move matter. In certain crimes, that is adult etc., it is the person wrong who has to move the matter. Some wrongs are crime as well as both crime and civil wrongs. अब यहां पे प्रोफेसर केनीज का भी व्यू था। प्रोफेसर केनीज ने क्या बोला था यहाँ पे, क्राइम्स को लेकर के इन्होंने कहा था, इन्होंने डिस्टिंग्विश किया था कि सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग्स इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ सैंक्शन एंड द अथॉरिटी विच कैन
remit the sanction. He says crimes and wrongs whose sanction are punitive and is in no way remissible by any private person, but is remissible by the crown law alone, if remissible at all. Right? यानी punitive sanctions remissible by the crown alone, civil wrongs compensatory sanctions remissible by the individual. Criticism इसमें क्या था? Punishment can be the object in civil cases too, and crown can remit sanction in both civil and criminal cases. ठीक है. अब थोड़ा सा यहां पे अगर हम देखें तो प्रोसीजरल डिस्टिंक्शन, यहां पे कुछ चीजें दी गई हैं प्रोसीजरल. अगर हम देखें डिस्टिंक्शन तो जो द ट्रू डिस्टिंक्शन प्रोसीजरल, जिसमें सबसे पहला था सिविल रॉन्ग गिव राइज टू सिविल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल रॉन्ग गिव राइज टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग. कोर्ट सिस्टम में अगर हम देखें तो दो तरीके से हैं, सिविल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेड इन सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेड इन क्रिमिनल कोर्ट्स. इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स होती हैं जहां पे सिविल और क्रिमिनल, सिविल में जनरली स्टार्टेड बाय द पर्सन हु हैज डन रॉन्ग एंड क्रिमिनल जनरली स्टार्टेड बाय द स्टेट. लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, जिसमें सिविल की बात होती है डैमेजेस, डिक्री फॉर रिकवरी, इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. क्रिमिनल पनिशमेंट, फाइन और इम्प्रिजनमेंट यानी सजा या उसको, दोनों ही चीजों का प्रावधान होता है. नाउ देन देयर इज इन सिविल प्रोसीडिंग इफ सक्सेसफुल plaintiff is generally awarded damages or decree for recovery of debt or injunction or specific performance of a contract. In criminal proceeding, the result is that the accused is punished with fine or imprisonment or both. None of these distinctions is, however, absolute. तो दोस्तों आज जो हम लोगों ने कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस की है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है अभी, तो अभी हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करेंगे. एक तो सिविल और क्रिमिनल जस्टिस के बारे में जाना, ठीक है, और उसमें अलग अलग जूरिस्ट जो हैं उनके व्यूज देखे हम लोगों ने. और हम लोगों ने दूसरा ये समझा था अभी, जो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस कितने तरीके के होते हैं, प्राइमरी सैंक्शन राइट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. इसको देखिए आप लोग, और उसके बाद हम लोग कल हम लोग इस यूनिट 4 को अभी फिनिश कर लेंगे और एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे जो आज हम लोगों ने यहाँ पे समझा है. ठीक है, तो अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें. धीरे धीरे करके ये देखिए और बेटर चीजें इसमें मैं लेकर के आऊंगा, और ही सिंपल, जितना सिंपल उसको कर सकते हो उतना सिंपल करके लेकर के आऊंगा. ये जिम्मेदारी ली है. कुछ भी आपको चैलेंजेस आते हैं तो उसको कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, ये उनको भी हेल्प करेगी. ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली. धन्यवाद.